नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं बेन हॉरोविट्ज के मैनेजमेंट पर दिए एक बहुत दिलचस्प विचार की। हाँ। उन्होंने एक ऐसी चीज बताई जिसे वो मानते हैं कि सीईओज की सबसे आम और शायद सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल। देखते हैं ये क्या है। हाँ, उनका पॉइंट ये है कि जब कोई बड़ा फैसला लो ना, हाँ। तो सिर्फ अपनी मत सोचो या जिससे बात कर रहे हो सिर्फ उसकी भी नहीं। अच्छा। सबसे जरूरी है उन लोगों के नजरिए से सोचना जो उस कमरे में है ही नहीं। मतलब पूरी कंपनी। हाँ। उस फैसले का पूरी कंपनी पर क्या असर होगा ये सोचना। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर हॉरोविट्ज कहते हैं कि ये असल में करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल, कहना आसान है। ऐसा क्यों? मतलब हर किसी के मन की बात जानना या अंदाजा लगाना इतना कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, हर फैसले के ना कई अनदेखे पहलू होते हैं। हाँ। और अनपेक्षित परिणाम भी। खासकर जब प्रेशर हो। हाँ। तनाव की स्थिति हो। हाँ, ये तो है। हम अक्सर बस जो सामने प्रॉब्लम है उसे हल करने में लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा ये कदम बाकियों तक क्या मैसेज, क्या संदेश पहुंचाएगा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं जो हॉरोविट्ज ने दिया। डिमोशन बनाम किसी को निकालना। हाँ, ये क्लासिक है। मान लीजिए एक एग्जीक्यूटिव है, मेहनती है, सब पसंद भी करते हैं, पर वो जो काम है उसके लिए जरूरी स्किल्स या काबिलियत नहीं है उसमें। तो सीईओ सोचता है यार निकालने से अच्छा है डिमोट कर देते हैं, कम से कम बंदा कंपनी में तो रहेगा, वफादार है। लेकिन यहीं पर होरोविट्ज कहते हैं रुको, सोचो। क्या सोचें? ये सोचो कि बाकी टीम इसे कैसे देखेगी। अच्छा। क्या उन्हें ये लगेगा कि अरे यहाँ तो बस मेहनत ही काफी है, रिजल्ट मायने नहीं रखता। और मान लो अगर उस एग्जीक्यूटिव के पास कंपनी की हिस्सेदारी मतलब इक्विटी बाकियों से ज्यादा है, तब क्या ये निष्पक्ष लगेगा? ओहो हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। मतलब मैसेज गलत जा सकता है। बिल्कुल, कि भाई अगर आप बस टिके रहो, मेहनत करते रहो, भले ही नतीजा ना दो तो भी चलेगा शायद। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या उस कर्मचारी की वफादारी का, इतने साल कंपनी को देने का कोई वजन नहीं? क्या हमेशा सिर्फ काबिलियत ही देखी जानी चाहिए? देखो, ये बहुत मुश्किल संतुलन है। वफादारी जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन जब वो प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगे। हाँ। और दूसरे लोगों को जो शायद अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अन्याय महसूस होने लगे, कल्चर खराब होता है। हाँ, तो वो कंपनी की संस्कृति को, कल्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। हॉरोविट्ज का मेन पॉइंट यही है कि इन सभी एंगल्स पर, सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना जरूरी है। बस एक तरफा नहीं सोचना। सही बात है। अच्छा, अब दूसरा केस लेते हैं, सैलरी बढ़ाने का, रेस का। हाँ, ये भी बड़ा कॉमन है। एक अच्छा कर्मचारी है, बढ़िया काम कर रहा है, वो रेस मांगता है। अब आप उसे खोना भी नहीं चाहते और फेयर भी रहना चाहते हैं। तो लगता है कि चलो रेस दे देते हैं, आसान लगता है। हाँ, आसान तो लगता है, लेकिन फिर सवाल उठता है वो कर्मचारी जिसने रेज नहीं मांगा। हाँ। शायद वो मांगने वाले से भी बेहतर काम कर रहा हो। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि यहाँ तो जो मांगता है उसी को मिलता है। एग्जैक्टली। कि मेरे काम की कद्र नहीं है, बस आवाज उठाने की वैल्यू है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, गलत व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। मतलब मांगने पर मिलेगा वाला कल्चर। हाँ, और इससे पूरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जो सोच है वो कमजोर हो सकती है। तो हॉरोविट्ज इसका क्या हल बताते हैं? वो एक फॉर्मल प्रोसेस, एक तय तरीके पर जोर देते हैं कि सबका मूल्यांकन एक साथ हो, एक तय पैमाने पर हो, एक तय समय पर हो। जैसे एनुअल रिव्यू वगैरह? हाँ, कुछ वैसा, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। पर क्या एक प्रक्रिया सच में लोगों के मन में आई इस भावना को दूर कर सकती है कि भाई मेरी कद्र नहीं हुई? शायद पूरी तरह नहीं। शायद नहीं, पर कम तो कर सकती है। हाँ, कम कर सकती है। प्रक्रिया एक ढांचा तो देती है, पारदर्शिता लाती है, और ये संकेत भी देती है कि मूल्यांकन जो है वो प्रदर्शन पर आधारित है, ना कि इस पर कि कौन ज्यादा आवाज उठा रहा है। ये कल्चर को बचाने में मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा, इससे जुड़ा एक और अहम मुद्दा है कर्मचारियों के स्टॉक ऑप्शंस का। हाँ, जिस पर सैम ऑल्टमन ने भी लिखा था। हाँ, वो जो टिपिकल नियम होता है कि नौकरी छोड़ने के 90 दिनों के अंदर आपको अपने ऑप्शन खरीदने पड़ते हैं। और उसमें काफी पैसा लग सकता है। बहुत पैसा, स्ट्राइक प्राइस, फिर टैक्स। हाँ, तो कई बार अच्छे कर्मचारी भी जिनके पास उस वक्त उतना पैसा नहीं होता, वो अपने कमाए हुए ऑप्शन छोड़ देते हैं, उन्हें जाने देना पड़ता है। ये तो ठीक नहीं लगता। तो सैम ऑल्टमन ने सुझाव दिया कि ये 90 दिन की जगह 10 साल का समय दिया जाए। 10 साल? हाँ, और होरोविट्ज मानते हैं कि ये जो 90 दिन वाली पॉलिसी थी ना, इसके पीछे कुछ पुराने अकाउंटिंग नियम थे, जैसे APB 25। अच्छा। जो अब उतने मायने नहीं रखते। तो
बदलाव किया जा सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर 10 साल का समय देते हैं तो जो कर्मचारी कंपनी में टिके हुए हैं, जो छोड़कर नहीं गए, उन पर इसका क्या असर होगा? क्या उनके लिए ये सही है? उन्हें शायद लगे कि यार जो चला गया उसे भी उतना ही फायदा मिल रहा है जितने टाइम वो यहाँ था। यही तो वो दुविधा है, वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव वाली बात। होरोविट्ज यही कहते हैं कि ये कंपनी के मूल्यों का, वैल्यूज का सवाल है। मतलब क्या आप हर हाल में सबके लिए एक जैसा नियम रखना चाहते हैं, एकदम फेयरनेस, या आप कंपनी के प्रति लॉयल्टी दिखाने वालों को जो टिके रहे उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देना चाहते हैं? हाँ, ये तो चॉइस है। कोई एक जवाब सही नहीं है। जरूरी ये है कि आप जब पॉलिसी बना रहे हैं तो इन सभी दृष्टिकोणों को समझें और फिर क्लियर करें कि आप किस मूल्य को, किस वैल्यू को प्राथमिकता दे रहे हैं। और फिर होरोविट्ज एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण देते हैं। हाँ, वो तो कमाल का है। ऐति क्रांति के नेता तूसा लोवरचर का ये कहानी तो वाकई असाधारण है, अविश्वसनीय है। सोचो, एक व्यक्ति जो गुलामी की सबसे भयानक, क्रूरतम परिस्थितियों में जन्मा था, जहां जीवन मतलब नर्क जैसा था। हाँ, वो न सिर्फ एक सफल क्रांति का नेतृत्व करता है, बल्कि एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। और इसके लिए वो ऐसे कदम उठाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि अपने पुराने दुश्मन फ्रेंच, ब्रिटिश, स्पेनिश जनरल जिन्होंने उन्हें हराने की कोशिश की, उन्हें हराने के बाद अपनी सेना में ऊंचे पद देना। है ना चौंकाने वाली बात? बहुत। और जिन गुलाम मालिकों के खिलाफ क्रांति की थी, उन्हें उनकी जमीनें रखने देना और उनके टैक्स कम कर देना। ये तो मतलब समझ से परे लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तूसा का लक्ष्य बहुत बड़ा था। वो उस वक्त की भावनाओं से, बदले की भावना से बहुत ऊपर उठकर सोच रहे थे। कैसे? उन्हें पता था कि देश की अर्थव्यवस्था चलानी है, जो उस वक्त चीनी पर बहुत निर्भर थी। उसके लिए अनुभव चाहिए, एक्सपर्ट लोग चाहिए, व्यापारिक रिश्ते चाहिए। अच्छा। वो एक बेहतर, एक प्रगतिशील समाज बनाना चाहते थे। तो उन्होंने स्थिति को हर किसी के नजरिए से देखा, अपने लोगों के, अपने दुश्मनों के, अर्थव्यवस्था के, भविष्य के, हर एंगल से। उन्होंने भावनाओं को परे रखा। नतीजा, इतिहास की एकमात्र सफल गुलाम क्रांति और एक फलता फूलता राष्ट्र, कम से कम कुछ समय के लिए। ये दिखाता है कि दूरगामी लक्ष्यों के लिए कभी-कभी तात्कालिक भावनाओं या यहाँ तक कि जो हमें न्याय लगता है उसकी पारंपरिक धारणाओं से भी ऊपर उठना पड़ सकता है। बिल्कुल, यही असली स्ट्रेटेजिक सोच है, हर नजरिए को समझना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि एक लीडर के लिए सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल भी योग्यताओं में से एक ये है कि वो किसी भी स्थिति को उसमें शामिल सभी लोगों की नजरों से देख पाए, उनके जूतों में पैर डालकर सोच पाए। हाँ, भले ही आप उनसे सहमत ना हो, उनकी दुनिया को समझना। बिल्कुल। और अंत में सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। अगली बार जब हम किसी मुश्किल फैसले का सामना करें या किसी ऐसी बातचीत में हो जहां हम दूसरे से असहमत हैं, तो हम जानबूझ के इंटेंशनली कैसे कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे पक्ष के नजरिए को, उनकी मजबूरियों को, उनकी दुनिया को समझें, खासकर तब जब हमारा मन उनसे बिल्कुल भी सहमत ना हो रहा हो। ये सोचने वाली बात है। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं।